चलें जी, आगाज़ करते हैं। और आज जितने भी कंसेप्ट डिस्कस होंगे ये हमारी न्यूमेरिकल की कैलकुलेशंस में और शॉर्ट क्वेश्चंस में और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं और भरे हुए हैं पास पेपर के सवाल। अभी हम साथ साथ इनके पास पेपर के सवाल भी करते हैं। हमने लास्ट में एक असूल पढ़ा था कि जब सप्लाई ऑफ गुड्स होंगी, जब क्या होंगी, सप्लाई ऑफ गुड्स होंगी, हम इसके ऊपर क्या करेंगे, टैक्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब टैक्स जो कैलकुलेट होना है वो कोई भी एक वैल्यू होगी, उस वैल्यू के ऊपर हमने रेट को मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास क्या आ जाना है, टैक्स आ जाना है। सिंपल सी बात है। जो वैल्यू होगी उस वैल्यू के ऊपर हम रेट को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यू है हमारे पास 30,000, रेट हमारे पास कितना है 18%, कितना बनेगा 5400 बनेगा। वैल्यू है हमारे पास 10,000, रेट है 18%, कितना बनेगा 1800 बनेगा। वैल्यू है हमारे पास 2 लाख, रेट है हमारे पास 18%, कितना बनेगा 36,000 बनेगा। तो ये कोई वैल्यू है ना, इस वैल्यू के ऊपर हमने क्या करना है, अपना रेट जो है वो अप्लाई करना है, हमने रेट जो है मल्टीप्लाई करना है। तो सवाल ये है कि ये वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है। इसके सिनेरियोज बड़े इंपॉर्टेंट है और हर सवाल में जब न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स में तो हमने रेट अप्लाई करना है, जो रेट अप्लाई करना है उस वैल्यू पे करना है, तो वो वैल्यू के लिए क्या होगा, हमारे पास रूल होगा जिसको हमने क्या करना है, देखना है। अगर हम पेपर में कभी भी आए ना डिफाइन वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो सिर्फ आप ये लिखते हैं जो जनरल रूल है, क्या व्हाट इज़ वैल्यू सप्लाई, कंसिडरेशन जो आपको रिसीव हुई है इन टर्म्स ऑफ मनी, जो पैसे आपको मिल रहे हैं जिसमें तमाम प्रोविंशियल फेडरल तमाम ड्यूटीज सारा कुछ शामिल है, कमीशन सारा कुछ शामिल है, एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, कि सेल्स टैक्स के अलावा जो भी चीज़ होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो कहला रही होगी। फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ बेची है 1500 रुपये की, ये 1500 जो है इसमें आपका कॉस्ट प्रॉफिट, जो डीलर से कमीशन पे करनी है, जो जिसको जो चीज़ टैक्सेस ड्यूटीज सारा कुछ जो है वो इसमें क्या होगा, शामिल होगा। इसके ऊपर आप क्या करेंगे, 18% का रेट लगाएंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, 270 आ जाएगा। इसका मतलब सेल्स टैक्स के अलावा जो अमाउंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है बोल रहे होंगे। तो व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ सप्लाई, सम ऑफ मनी रिसीव इंक्लूसिव ऑफ ऑल ड्यूटीज टैक्सेस, सारा कुछ इसमें शामिल होगा एक्सेप्ट सेल्स टैक्स। या इन अदर वर्ड, जिस अमाउंट के ऊपर हम सेल्स टैक्स लगा रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो कह रहे होते हैं। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो हमारा असूल है, जो रूल है वो क्या है, कि जो हमारे पास वैल्यू होगी उससे हम टैक्स रेट को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। यही हमने देखा है। अब एक असूल जो है वो आपने याद रखना है, जो रूल है ख़ास तौर पर इम्पोर्टेड गुड्स के बारे में या लोकल के बारे में भी यही है कि किसी भी वैल्यू की, किसी भी सप्लाई की वैल्यू FBR भी तय कर सकता है। तो हमारे पास क्या होती है, FBR वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। हम ये देखते हैं, हम जब भी टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारा असूल क्या होगा, हम देखेंगे कि हमारी FBR की वैल्यू क्या है और हम क्या लेंगे, आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, कि आप कितने का बेच रहे हैं। जो इसमें से हायर होगी वही हमारी क्या कंसीडर होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है कंसीडर हो रही होगी। जैसे पहले इस केस में आपने एक्चुअल सामान बेचा कितने का, 10,000 का, FBR से कीमत कितनी तय की हुई थी, 8,000। अगर 10,000 पे हम टैक्स लगाएं कितना आता है, 1800 आता है। 8 पे लगाएं कितना आता है, 1440 आता है। अब टैक्स ज़्यादा किस पे आ रहा है, तो वो कहता है ठीक है भाई हायर यही है तो इस पर क्या करो, टैक्स पे कर दो। सेकंड पे आपने बेचा कितने का, 20,000 रुपये का, FBR ने कीमत कितनी बताई है, 25,000। अब 20 पे लगाएं कितना आएगा, 3600। 25 पे कितना आया, 4500। ज़्यादा टैक्स किसके ऊपर बनता है, 25 पे, तो क्या लेगा, ये लेकर रहे होंगे। तो हमारा असूल क्या है कि एक्चुअल वैल्यू और FBR वैल्यू विच एवर इज़ हायर, हम उस पर क्या करेंगे, हमेशा जो है टैक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे, वो हमारी क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। अब सवाल ये है, तो अगर फॉर एग्जांपल
एक चीज़ की कीमत जो है मैं बेचना चाह रहा हूँ 1000 रुपये का, FBR ने से कीमत तय की हुई है 1200 रुपये की, तो क्या मैं डिस्काउंट के ऊपर सामान बेच सकता हूँ कि नहीं बेच सकता? सवाल ये है, क्या ये जो डिस्काउंट है हम इस डिस्काउंट के ऊपर सामान बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? ये डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर न्यूमेरिकल में डिस्काउंट है, जो हर एक अच्छा न्यूमेरिकल है जिसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स वगैरह इन्वॉल्व है उसमें डिस्काउंट लाजमी आता है। डिस्काउंट की एडजस्टमेंट के बगैर आपके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट ही नहीं होते। डिस्काउंट के एडजस्टमेंट के बगैर आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कंप्लीट होते ही नहीं हैं। तो डिस्काउंट क्या हमें मिल सकता है? द आंसर इज़ यस, हमें डिस्काउंट मिल सकता है अगर हम कुछ कंडीशंस जो हैं फुलफ़िल कर दें। व्हाट इज़ द फर्स्ट कंडीशन? डिस्काउंट मस्ट बी मेंशन्ड ऑन इनवॉइस, कि जो आपकी इनवॉइस है, जो रसीद है, उसके ऊपर आपने क्या करना है? डिस्काउंट जो है वो मेंशन करना है। पहला असूल क्या है? उस इनवॉइस के ऊपर, उस रसीद के ऊपर क्या होना चाहिए? डिस्काउंट जो है वो आपका लिखा हुआ होना चाहिए। और दूसरा जो है, डिस्काउंट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू बिजनेस कन्फॉर्मिटी, वो डिस्काउंट जो है वो आपका बिजनेस कन्फॉर्मिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस कन्फॉर्मिटी? कि सबके लिए वही डिस्काउंट है। आपने अनाउंस किया कि हम 10% डिस्काउंट देंगे, आप आएंगे आपको 10 आएंगे, इसको भी 10 देंगे, सबको कितना मिल रहा है? 10% है। तो बिजनेस की पॉलिसी यही है। हाँ, आप सबको 10 दे रहे हैं डिस्काउंट, इसका 15 दे दिया, तो अगर किसी को आपने कोई स्पेशल डिस्काउंट दिया है तो वो अलाउ नहीं होगा। तो डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या है? 2 कंडीशन फुलफिल होना। नंबर 1, डिस्काउंट इनवॉइस के ऊपर मेंशन होना चाहिए। नंबर 2, बिजनेस कन्फॉर्मिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो आप डिस्काउंट के ऊपर सेल्स कर सकते हैं। अगर ये फुलफिल नहीं होंगे तो डिस्काउंट के ऊपर सेल्स नहीं हो सकती। फिर थर्ड याद रखिएगा, एक होता है सेटलमेंट डिस्काउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट क्या होता है कि आपने आज सेल्स कर दी हैं उधार के ऊपर, अब आप उस बंदे से पैसे जो हैं वो रिकवर करवा रहे हैं, तो वो पैसे दे नहीं रहा आपको। आपने 10,000 की सेल्स की हैं, अब आप उसे कहते हैं भाई हमें पेमेंट कर दो, कहता है नहीं मेरे पास 8,000 रुपये है, आप उसको 2,000 रुपये छोड़ देते हैं। ये सेटलमेंट डिस्काउंट है, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट भी कहते हैं। अब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट के लिए इनवॉइस के ऊपर लिखा होना लाजमी है। तो क्या सेटलमेंट के डिस्काउंट इनवॉइस पे लिखा होगा? नहीं। दूसरा, डिस्काउंट के लिए लाजमी है कि वो बिजनेस कन्फॉर्मिटी के अकॉर्डिंग हो। तो ये क्या बिजनेस कन्फॉर्मिटी के अकॉर्डिंग है? आप हर एक को ये कहते हैं नहीं, तो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, जिसका मतलब सेटलमेंट डिस्काउंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसके बाद है रिटेल आइटम्स, जो हम थर्ड स्केजुअल आइटम्स कहते हैं, इनका भी डिस्काउंट का कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं होता, ये हमें अलाउ नहीं होती, ये हमेशा रिटेल आइटम्स के ऊपर ही बिक रही होती हैं। तो ये हमने रूल जो है वो डिस्कस किया था कि रूल क्या है, एफबीआर के पास पावर है कि एक्चुअल वैल्यू या एफबीआर वैल्यू विच एवर इज़ हायर, उसके ऊपर ही क्या होगा? हमारा टैक्स लग रहा होगा। एफबीआर किसी भी प्रोडक्ट की किसी भी जोन के लिए भी इवन कीमत तय कर सकती है कि आपका प्रोडक्ट ए है, इसकी इस जोन में प्राइस ए है, प्रोडक्ट बी है, इसकी इस जोन में प्राइस ए है, एफबीआर कीमतें जो है वो सारी क्या कर सकती है? तय कर सकती है। तो असूल हमारा यही लेगा, एफबीआर वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू विच एवर इज़ हायर, उसी के ऊपर हम क्या करेंगे? वैल्यू अपनी कंसिडर कर रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कुछ स्पेशल सिनेरियोज़ हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो किस तरह से डिटर्मिन हो रही होती है, वो हमने यहाँ पर देखना है। सबसे पहले है कि अगर आपकी कंसिडरेशन इन काइंड मिली है, आपको क्या मिली है? कंसिडरेशन इन काइंड। आप गए हैं टोयोटा वालों के पास और आपने उनसे एक नई गाड़ी ली है, लेकिन उनका एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा था कि अपनी पुरानी गाड़ी ले आए, वो हमें दें, डिफरेंशियल अमाउंट पे करें और आप हम नई गाड़ी ले जाएं। तो अब जो टोयोटा वालों को पैसे मिले हैं वो कुछ पैसे और कुछ क्या मिली है? गाड़ी मिली है। तो वहाँ पे उन्हें क्या रिसीव हुई है? कंसिडरेशन जो है वो इन काइंड रिसीव हुई है। क्या हुई है? कंसिडरेशन इन काइंड रिसीव हुई है। अगर कोई इस तरह की आपकी अरेंजमेंट है कि आपको कोई चीज़ मिली है और साथ कुछ कैश मिला है, तो अब आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? इसके लिए असूल याद रखिएगा, जो ओपन मार्केट प्राइस है वही क्या है? आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है। वो पेपर में आपको कह देगा भाई आपने 10 लाख रुपया कैश लिया, बदले में आपने इतने करोड़ रुपए का सामान ले लिया, तो इग्नोर करना है। आपने बस एक लाइन देखनी है, दैट इज़ ओपन मार्केट प्राइस, कि उस प्रोडक्ट की उस दिन
मार्केट में कीमत क्या थी, वही क्या होगी आपके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो क्या होगी, कंसिडर हो रही होगी। उसके बाद है अगर आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर सामान बेचते हैं, सर जाहिर सी बात है जब आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर सामान बेचेंगे तो अगर नकद चीज़ लाख रुपए की है तो किस्तों के ऊपर क्या लाख की बेचेंगे, हम किस्तों के ऊपर क्या करेंगे, 140 की बेच रहे होंगे या डेफर्ड पेमेंट्स हैं तो हम क्या करेंगे, महंगी ही रख के बेच रहे होंगे ना। जब हम डेफर्ड पेमेंट्स में ये जो हम महंगी रख के बेच रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा 20,000 मिला या 40 मिला, ये क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट होता है या क्या होता है, मार्कअप होता है। ये मार्कअप या इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता, तो इसको हम क्या करते हैं, हमेशा एक्सक्लूड करते हैं, इसको हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे होते। इसका मतलब अगर आपकी इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर भी चीज़ें बिक रही हैं तो जो ओपन मार्केट प्राइस है वही क्या होगी आपके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो कंसीडर हो रही होगी। उसके बाद है सप्लाई बिटवीन एसोसिएट्स। अगर आप एसोसिएट्स को सप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आप एसोसिएट्स हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उन्हें आर्म लेंस ट्रांजैक्शन तो नहीं करेंगे, मार्केट बेस पर सामान नहीं बेचेंगे। अगर बाप की दुकान है, बेटा आ रहा है सामान लेने के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो सामान उसको कैश के ऊपर नहीं देगा, फ्री दे देगा, या पार्टनर्स ने आपस में सेल किया एक दूसरे को सामान, मार्केट रेट्स पे नहीं किया जाएगा, तो वो आपकी मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन नहीं होती। लेकिन फिर ये कहते हैं कि अगर भाई आपने एसोसिएट्स हैं, एसोसिएट को सप्लाई की है, तो जो ओपन मार्केट प्राइस होगी वही क्या है आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो कंसिडर होगी। अब यहाँ पे ना बच्चों ने ये रूल पढ़ते हैं और वो कहते हैं जी हमारा आंखें बंद करके इस चीज़ पे ईमान ले आते हैं कि जब भी एसोसिएट्स को सप्लाई की जाएगी। अब देखिए जब हमने ये रूल पढ़ा एसोसिएट्स का कि जब भी आपने एसोसिएट्स को सप्लाई करनी है तो आपने क्या लेनी है, ओपन मार्केट प्राइस लेनी है। अब बच्चे कहते हैं यार एसोसिएट हमेशा क्या आएगी, ओपन मार्केट प्राइस आएगी। अब एग्जामिनर किस तरह खेलता है आपके साथ, उसने आज तक ये पूछा नहीं है, लेकिन ये पूछ सकता है। और आप में से क्या होगा, वो जो स्प्रिंग 25 का रिजल्ट है ना, ओनली 5% स्टूडेंट्स वर एबल टू सिक्योर पासिंग मार्क्स, वही आपका होगा। क्यों? वो कहता है कि भाई ABC फर्म है, ठीक है, और इसका पार्टनर जो है वो A है। ABC फर्म ने पार्टनर A को गुड्स जो हैं वो बेची हैं फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की। ये आपने किसको बेची हैं, पार्टनर को बेची हैं। पार्टनर फर्म आपस में क्या होते हैं, एसोसिएट्स होते हैं। अब उसने साथ ही कह दिया कि जिस दिन आपने गुड्स बेची उस दिन गुड्स की फेयर वैल्यू जो है या फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो कितनी थी, 1,20,000 थी। तो वैल्यू सप्लाई क्या होगी, 1,20,000 होगी। लेकिन वो आपको यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा इजाफा कहता है कि नंबर 1 डिस्काउंट इज मेंशन्ड ऑन इनवॉइस, कि जो हमने पार्टनर को गुड्स बेची ये 20,000 का डिस्काउंट हमने मेंशन भी किया हुआ है। और नंबर 2 वो कहता है दैट इज अकॉर्डिंग टू बिजनेस कन्फॉर्मिटी। वो आपको ये पेपर में लिख के देता है कि यार ये 20,000 का डिस्काउंट बिजनेस कन्फॉर्मिटी के मुताबिक भी है और ये इनवॉइस पे मेंशन भी है। अब क्या वैल्यू सप्लाई, अब क्या होगी, 1 लाख होगी। क्यों? बिकॉज अब ये कहानी किसकी है, डिस्काउंट्स की है। बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं यार ये फर्म है, फर्म का पार्टनर है और ये आपस में क्या है, एसोसिएट है। तो वो फ़ौरन कहेंगे भाई एसोसिएट में तो क्या था, हम हमेशा लेंगे ओपन मार्केट प्राइस। लेकिन थोड़ा इसको इस्तेमाल करना है, अगर अल्लाह ने आपको दिया हुआ है तो भाई अगर ये उसने कंडीशन मेंशन कर दी है तो एसोसिएट को बेशक सेल की है लेकिन डिस्काउंट की सारी कंडीशंस फुलफिल कर दी हैं, तो ये भी क्या कहलाएगी, आपकी डिस्काउंटेड सेल्स कहलाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने दिमाग को हाजिर नाजिर जानना है। जो अभी डिस्कशन की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल आते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या करनी है, सीखनी है। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस आउट कर लिया। रिटेल आइटम्स जो हैं, थर्ड्स के जो आइटम्स हैं, जब हम थर्ड स्केड्यूल पढ़ेंगे वहाँ डिस्कस करेंगे कि जो रिटेल आइटम्स होती हैं, जैसे ये चिप्स हो गई, पेप्सी हो गया, लेस हो गई, साबुन, लाइफ बॉय, ये इसका टैक्स जो है वो कौन पे करता है, इसका टैक्स जो है वो जो आपका मैन्युफैक्चरर है वही क्या कर रहा होता है, पे कर रहा होता है। तो इसके ऊपर डिस्काउंट जो है वो अलाउ नहीं होता। उसके बाद वो डीलर्स जो यूज़ व्हीकल्स में डील कर रहे हैं
और वो यूज़ व्हीकल लेते हैं, बाय करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और उसमें वैल्यू एडिशन करके बेच रहे होते हैं। तो वो जो वैल्यू एडिशन करते हैं वो उनके लिए क्या होगी, वैल्यू सप्लाई होगी। जितने ये आपके डीलर्स बैठे हुए हैं, ये जापान से गाड़ी इंपोर्ट करते हैं, पुरानी गाड़ी होती है, एक्सीडेंटल है, उससे क्या करते हैं जी, देखिए जी हमारी तो गाड़ी बड़ी अच्छी है, जापानीज़ गाड़ियाँ आ गई हैं, हम पाकिस्तान में लेके आएंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, और आपने भी इतने बड़े बड़े शोरूम खोले होते हैं, टिकटॉक्स बना रहे होते हैं कि देखिए जापानी गाड़ी से अच्छी गाड़ी दुनिया में कोई नहीं है, हैं। हालांकि आपको शायद पता नहीं है कि जापानीज़ गाड़ी लेना सबसे बड़ी सर दर्द है। और कहीं पे वो रुक गई तो लोकल जैसी भी है, बेशक साबुनदानी है, सामान हर जगह मिल जाता है उसका। तो वो उसने क्या किया, अब उसने गाड़ी इंपोर्ट की, मीरा एक्सीडेंटल होगी, बम्पर टूटा होगा, विंड स्क्रीन टूटी होगी, 20 लाख रुपए की इंपोर्ट करेंगे। अब उसमें करेंगे वैल्यू एडिशन, नई स्क्रीन डलवा देंगे, नया बम्पर लगवा देंगे और स्टील रिम्स को अलॉय रिम्स में चेंज कर देंगे। अब वो कितने की बेच रहे हैं, 35 लाख की बेच रहे हैं। कितने की ली, 20 की। कितने की बेची, 35 की। कितनी वैल्यू एडिशन आई है, 15 लाख की। तो ये 15 लाख इनके लिए क्या कंसिडर होगी, वैल्यू सप्लाई जो है वो कंसिडर हो रही होगी। आप मेहरान लेते हैं, उस पर आप करते हैं वैल्यू एडिशन, उसके बाद ऊपर खोल देते हैं, अब वो होती है मिनी फरारी बन जाती है, नहीं मिनी लैम्बोर्गिनी, तो वो हुई ना वैल्यू एडिशन, तो वो क्या होगी, आपकी वैल्यू सप्लाई जो है वो कंसिडर हो रही होगी। उसके अलावा कोई भी ऐसी गुड्स जिसकी वैल्यू सर्टेन करना डिफ़िकल्ट है, मतलब उसकी वैल्यूएशन आप नहीं कर सकते, फिर ओपन मार्केट प्राइस आप उसको लेके चले जाएंगे। इंपोर्टेड गुड्स के केस के ऊपर कस्टम वाले जो वैल्यू डिटर्मिन करेंगे वही क्या होगी, आपकी वैल्यू सप्लाई जो है डिटर्मिन होगी। कस्टम वाले ने एक गुड्स आपकी इंपोर्ट करके कह दी, वही क्या होगी, वैल्यू सप्लाई जो है डिटर्मिन होगी। जैसे कुछ अर्सा पहले मैंने अपने बाइक की हेलमेट का एक माउंट जो है वो इंपोर्ट किया था अली एक्सप्रेस से, यहाँ से मिल नहीं रहा था, उसकी कीमत जो है वो $3 थी। आया पकड़ा गया, इन्होंने कहा इसकी कीमत जो है $40 है, तो उन्होंने $40 के हिसाब से टैक्स लेने के बाद ही क्लियर किया था, अदरवाइज नहीं किया था। अब $3 की इनवाइस तक दिखा देगा, नहीं हमारे पास मुताबिक किया है। तो जो कस्टम वाले कीमत तय कर देंगे वही क्या होगी, वैल्यू सप्लाई जो है कंसीडर होगी। उसके अलावा अगर कोई भी ऐसी इनवाइस या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी, अगर डिपार्टमेंट को शक है कि आपने इनकरेक्टली डिक्लेयर की है, क्या की है, इनकरेक्टली डिक्लेयर की है। देखिए टोयोटा की पाकिस्तान में ओपन मार्केट है, आपने गारंटी ली है, आपको पता है 80 लाख रुपये की गारंटी है। आपने अगर फॉर्च्यूनर ली है, पता है 2 करोड़ का फॉर्च्यूनर है, एक एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट कर रही है। क्या पाकिस्तान में टेस्ला की एक्टिव मार्केट है? क्या पाकिस्तान में फोर्ड की एक्टिव मार्केट है? नहीं है। क्या पाकिस्तान में कैडिलैक की एक्टिव मार्केट है? नहीं है। एक बंदा टेस्ला इंपोर्ट करता है, कहता है 20 लाख रुपए की है, ओके है, मुझे गिफ्ट मिली आगे से, वो कह सकता है ना उसकी एक्टिव मार्केट नहीं है। तो अगर कोई ऐसी आपने वैल्यूएशन डिक्लेयर की है जिसकी वैल्यू आपने इनकरेक्टली डिक्लेयर की है और उसकी मार्केट आप पता भी नहीं करवा सकते, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसके लिए फिर क्या होगा, उसके लिए हम देखेंगे कि अब इसकी वैल्यू हमने किस तरह से डिटर्मिन करनी है। हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन कमेटी बिठाएंगे जिसमें डिपार्टमेंट के बंदे होंगे, कोई आपके ट्रेड कॉमर्स डिपार्टमेंट के बंदे होंगे, ये जो कीमत तय कर देंगे वही आपकी क्या होगी, वैल्यू सप्लाई जो है कंसीडर होगी। ये बेसिकली हम कहाँ पे ये रूल आता है, जहाँ पे आपने कोई प्लांट इंपोर्ट किया या कोई मशीनरी इंपोर्ट की है जिसका अल्टरनेटिव पाकिस्तान में है ही नहीं, जिसका अल्टरनेटिव पाकिस्तान में है ही नहीं, फर्स्ट टाइम वो मशीन पाकिस्तान में आ रही है, अब आप उसकी जो मर्जी कीमत तय कर दें। भाई जाहिर सी बात है, आप कीमत 1 करोड़ रुपया बताएंगे तो उस 1 करोड़ के ऊपर टैक्स देंगे। अगर आप उस 1 करोड़ को 80 लाख बताएंगे, टैक्स किसके ऊपर जाएगा, 80 लाख पे। तो करोड़ पर टैक्स क्या है, ज्यादा, 80 पे क्या है, कम। तो आपकी ख्वाहिश क्या होगी कि भाई मशीन तो इंपोर्ट कर ली है, कीमत क्या करो, कम बताओ, ताकि हमें कस्टम कम के पे करना पड़े, टैक्स जो है हमें कम पे करना पड़े। तो आप जो कीमत बताएंगे, इन्हें शक पड़ा कि भाई ये तो इतने की है ही नहीं, तो इनकी कमेटी बैठेगी, जो कमेटी फैसला कर देगी वही क्या होगी, आपकी वैल्यू सप्लाई जो है वो कंसिडर हो रही होगी। गॉट इट। उसके बाद है आपके इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, बापडा वगैरह हो गया, कि जो इनकी एनर्जी परचेज प्राइस होती है, जो IPPs होते हैं, ये जो प्राइवेट बिजली के कारखाने हैं, जो इनकी एनर्जी परचेज प्राइस है वही इनकी क्या होती है, वैल्यू सप्लाई होती है। इसमें कैपेसिटी प्राइस, प्रीमियम पॉइंट, सारा कुछ हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड जो है वो कर रहे होते हैं। इस इतना ही रीड करना है,
पेपर में वापडा नहीं पूछेगा, पेपर में उसे पूछना क्या है, डिस्काउंट, एसोसिएट्स, कंसिडरेशन इन काइंड, उसके अलावा रिटेल, इंपोर्टेड गुड्स, ये पूछ रहा होगा। या कोई ऐसी गुड्स जिसकी वैल्यू डिटर्मिन करना पॉसिबल नहीं है, पेपर में आपसे वो क्या कर रहा होगा, वो चीज़ जो है पूछ रहा होगा। उसके बाद कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है, जैसे सुई गैस हो गई, लेस्को हो गया, SNGPL हो गया, SSGPL हो गया, अगर हम इनकी बात करें तो ये जो आपको बिल भेजते हैं, उस बिल में जो एनर्जी प्राइस होती है, जिसमें आपके तमाम फेडरल एंड जो टैक्सेस वगैरह है वो शामिल होते हैं, रेंट्स वगैरह शामिल होते हैं, जिसमें सिर्फ डिफ़ॉल्ट सरचार्ज और लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं होता, इसके अलावा जो अमाउंट होती है वो क्या है, आपकी वैल्यू सप्लाई है। तो कभी भी अपने घर का बिजली का बिल देखिएगा, गैस का बिल देखिएगा, जिस अमाउंट के ऊपर सेल्स टैक्स कैलकुलेट हुआ है ना, वो क्या होगी, आपकी वैल्यू सप्लाई जो है वो कंसिडर हो रही होगी। गॉट इट? ये सारे सिनेरियोज जो हैं वो क्या रखने हैं, आपने याद रखने हैं। और अगर आपका ट्रांसफ़र बिटवीन एसोसिएट्स हुआ है, क्या ट्रांसफ़र बिटवीन एसोसिएट्स, एसोसिएट्स की एक तो मैंने बात बता दी है। दूसरा कि भाई अगर एसोसिएट्स में ट्रांजैक्शन हुई है तो कमिश्नर आता है, कमिश्नर देखता है कि भाई ट्रांसफ़र प्राइस आपकी है क्या थी। अगर वो ट्रांसफ़र प्राइस जो है वो मार्केट को रिफ्लेक्ट कर रही है, फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर वो मार्केट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, फिर हम किसके ऊपर लेके चलेंगे, हम मार्केट प्राइस के ऊपर लेके चल रहे होंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये ख़ास तौर पर पता कहाँ पे आएगा, जहाँ पे कंपनीज़ अगर आपस में एसोसिएट हैं, वो अपने एसेट्स इन्वेंट्री जो है वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर देती है। पार्टनर्स जो हैं और फर्म जो है ये आपस में एसोसिएट्स होते हैं, ये ट्रांसफ़र कर देते हैं। अभी कैसे, फॉर एग्जांपल एक XYZ फर्म है, दूसरी फर्म ABC फर्म्स है, दोनों फर्म्स आपस में एसोसिएट हैं, वो एक दूसरे को अपनी इन्वेंट्री ट्रांसफ़र कर रही हैं। अब इन्वेंट्री ट्रांसफ़र करना बेसिकली सेल्स, एज़ पर सप्लाई डेफिनेशन क्या है, ये सेल्स तो है। तो यहाँ पे कहेंगे भाई ये तो फ्री में किए इन्होंने, तो ये क्या करेंगे, आएंगे देखेंगे भाई ट्रांजेक्शन बिटवीन एसोसिएट्स हुई है, डिटर्मिन करेंगे। अगर नहीं प्राइस इन्होंने तय की तो हम फिर एज पर प्राइस क्या करेंगे, इनको चार्ज कर रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद ये 2-3 छोटी डेफिनेशंस हैं, एक है ओपन मार्केट प्राइस और दूसरी है सिमिलर सप्लाई। ओपन मार्केट प्राइस का मतलब क्या है कि अगर कोई कमोडिटी जिसको आप आज मार्केट में बेचने चाहें तो उससे कितने पैसे मिलेंगे, वो क्या है, ओपन मार्केट प्राइस है। क्या आज के दिन आप किसी कमोडिटी को मार्केट में सेल करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक कमोडिटी है, मैं चाहता हूँ आज के दिन कि भाई आज के दिन इसको मार्केट में सेल करना, जो इसकी आज कीमत लगेगी ना वो क्या कहलाएगी, इसकी ओपन मार्केट प्राइस जो है वो कंसीडर हो रही होगी। और व्हाट इज सिमिलर सप्लाई, एक जैसी गुड्स, क्या एक जैसी गुड्स, ये ग्रीन मार्कर है और ये क्या है, ब्लू, बस फ़र्क किस में है, बाकी इसका यूज़ भी सेम है, कंपोनेंट्स भी सेम है, सारा कुछ सेम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सिमिलर सप्लाई जो है वो कह रहे होंगे कि वो गुड्स या वो चीज़ें जो आपस में क्लोजली जो है रिजेंबल कर रहे होते हैं, इनके कंपोनेंट्स वगैरह जो हैं वो आपस में सेम होते हैं, इनके मटेरियल्स जो हैं वो भी क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, सिमिलर सप्लाई कहलाती हैं। भाई इसका अगर मैं ये ब्लू ढक्कन निकाल के इसको लगा दूँ चल जाएगा, इसके जो अंदर वो है फॉर्म इसको कहीं चल जाएगा, तो ये क्या है, आपस में सिमिलर सप्लाई जो है कंसिडर हो रही होती हैं। ठीक है, ये दोनों रीड ओनली पे आपके आ रहे होंगे। अब ये सवाल आते हैं वैल्यू सप्लाई में से, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ामिनर भाई साहब ने हमसे पूछे होते हैं। अब सवाल है ये स्प्रिंग 2022 का कि इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर स्टेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई चार्जेबल टू टैक्स फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2022 एंड स्टेट द रीज़न फॉर योर ट्रीटमेंट। सर इस सवाल की 2 रिक्वायरमेंट है, अगर आपने एक भी रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस ना की आप उड़ जाएंगे। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेट, स्टेट का मतलब क्या है, वैल्यू लिखो, इतनी वैल्यू बनती है। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, रीज़न। आप खाली वैल्यू लिख के आते हैं मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप रीजनिंग करते हैं वैल्यू नहीं लिखते तब भी क्या होंगे, आपको मार्क्स जो हैं वो नहीं मिल रहे होंगे। तो दोनों एस्पेक्ट से आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर जो है वो करना पड़ेगा। कहते हैं फॉलोइंग आर द इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट बाय डिफरेंट इंटरप्राइजेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी 2022,
taxable goods of rupees 8 lakh were sold to one of dealers. The amount was net of 20% rate discount which was in accordance with the market norms. ठीक है, आपने 8 लाख के गुड्स जो हैं बेची हैं एक डीलर को और ये 20% डिस्काउंट के बाद हैं। ये जो 20% डिस्काउंट है दैट इज़ एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मार्केट नॉर्म्स। हम इतना ही बिजनेस में हर एक को डिस्काउंट देते हैं। ओके, यहाँ तक तो बात ठीक है। द डिस्काउंटेड प्राइस वॉज नॉट शोड इन द टैक्स इनवॉइसेस। यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे वायलेशन हो गई है क्योंकि डिस्काउंट के लिए दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना लाजमी था। डिस्काउंट इनवॉइस में मेंशन हो और बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक हो। एक चीज़ फुलफिल नहीं हुई तो अब हम कह देंगे कि भाई 8 लाख की गुड्स थी, क्योंकि 20% डिस्काउंट के बाद था, ये डिस्काउंट तो अलाउ नहीं होगा, तो इसकी अब वैल्यू सप्लाई क्या बनेगी, 10 लाख जो है वो इसकी वैल्यू सप्लाई बनेगी। क्यों डिस्काउंट डिसअलाउ हुआ है? बिकॉज डिस्काउंट की अमाउंट जो है वो इनवॉइस के ऊपर मेंशन नहीं थी, दैट्स वाई जो है इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 10 लाख बन रही होगी। ये सिर्फ आपने आंसर लिखना है, इससे अंग्रेजी में लिख दोगे आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। फिर टैक्सेबल गुड्स ऑफ रुपीज़ 15 लाख वर यूज फॉर इंटरनल टेस्टिंग एंड इवेल्यूएशन पर्पज। 40% ऑफ दीज गुड्स वर लोकली प्रोक्यूर्ड। प्रोक्यूर्ड का मतलब होता है खरीदना। मेजोरिटी अवाम जो है ना वो बेचारी अंग्रेजी के हाथों ही मारी जाती है। पेपर में आते हैं ना वर्ड प्रोक्यूर्ड का, कहते हैं फैंसी वर्ड है, क्या मतलब होगा, उसको सोच सोच के क्या करते हैं अपने पेपर उड़ा के बैठ जाते हैं। अब उसने कहा है कि 15 लाख की गुड्स जो हैं वो आपने इस्तेमाल की हैं अपने इंटरनल टेस्टिंग की। 40% इसमें से गुड्स जो हैं वो आप ख़रीद के लेके आए मार्केट से, ख़रीद के लेके आए हैं तो आपने उसके ऊपर इनपुट टैक्स पे किया होगा, वे तो आपके परचेजेज हैं। और 60% गुड्स जो हैं जो आपकी खुद की बनी हुई थी वो आपने इस्तेमाल की है। सप्लाई की डेफिनेशन, पहला पॉइंट नंबर ए, वहाँ पे हमने लिखा था कि अगर आपकी जो टैक्सेबल गुड्स हैं अगर आप उनको बिजनेस यूज़ में इस्तेमाल करते हो तो वो क्या होगी, सप्लाई कंसिडर होगी। इसका मतलब इस 15 लाख में से 60% जो है जो आपने अपनी गुड्स इस्तेमाल की हैं वो कितनी है, 9 लाख रुपए की हैं। ये 9 लाख रुपया कंसीडर क्या होगा, सप्लाई कंसीडर होगी। और इस 9 लाख के ऊपर 18% के हिसाब से हम क्या करेंगे, टैक्स भी पे कर रहे होंगे। तो एज पर सप्लाई डेफिनेशन पॉइंट नंबर ए, मैन्युफैक्चरर अगर खुद की बनाई हुई गुड्स को खुद ही इस्तेमाल कर ले, बेशक बिजनेस में कर रहा हो, बेशक नॉन बिजनेस यूज़ में हो या ड्राइंग्स हो, वो क्या होती हैं, सारी आपकी सप्लाई ही कंसीडर होती हैं। तो भाई जो 40% गुड्स आपने खरीदी हैं वो तो खरीद के लेके आए थे, वो तो परचेज थी, उस पर टैक्स आपने पे किया तो वो आपका इनपुट टैक्स था। ये खुद की बनाई हुई गुड्स ही इस्तेमाल करते तो ये क्या होगी, सप्लाई। और जहाँ सप्लाई होगी वहाँ पे आप क्या करेंगे, टैक्स पे करके गवर्नमेंट को दे रहे होंगे। उसके बाद एडवांस ऑफ रुपीज़ 6 लाख वॉज रिसीव फॉर गुड्स टू बी डिलीवर इन अप्रैल। आपने गुड्स देनी है अप्रैल में, पैसे भी मिलेंगे, ठीक है, सप्लाई है हमारी, साफ सीधी बात है। 6 लाख रुपये क्या करेंगे हम, टैक्स जो है वो पे कर रहे होंगे। फिर 1000 यूनिट्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स लिस्टेड इन द थर्ड स्केड्यूल रिटेल आइटम सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ रुपीज़ 5000। हालांकि जो इनकी रिटेल प्राइस है वो कितनी है, 6000 है। डिस्काउंट वाले पॉइंट में बताया था कि रिटेल आइटम्स हमेशा रिटेल प्राइस के ऊपर ही सेल होती हैं। आप तो रिटेल से डिस्काउंट पे बेच रहे हैं तो नहीं हो सकता, आपकी प्राइस क्या कंसीडर होगी, 6000 ही कंसीडर होगी। फिर न्यू पार्ट्स ऑफ रुपीज़ 12 लाख वर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू रिप्लेस द डिफेक्टिव पार्ट अंडर वारंटी। अंडर वारंटी फ्री में रिप्लेसमेंट कभी भी सप्लाई होती ही नहीं है, क्योंकि ये सप्लाई ही नहीं है तो इसके ऊपर कोई वैल्यू सप्लाई हम डिटरमिन नहीं करेंगे। फिर टैक्सेबल गुड्स ऑफ रुपीज़ 4 लाख वर सोल्ड एट अ क्रेडिट टर्म ऑफ 2/10 and by 30। इसका मतलब क्या है कि अगर एक बंदा 10 दिनों में पेमेंट कर देगा हम उसको 2% डिस्काउंट जो है वो दे देंगे। 4 लाख का सामान बेचे, सर ये सेटलमेंट डिस्काउंट है, ये 2/10 कहीं लिखा होगा इनवाइस पे, नहीं। क्या ये बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक है, नहीं। तो इसके ऊपर हम कोई किसी किस्म का डिस्काउंट चार्ज नहीं करेंगे। तो ग्रॉस सप्लाई 4 लाख ही हमारी क्या बनेगी, वैल्यू सप्लाई बन रही होगी, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं। समद कॉरपोरेशन सप्लाइज स्पेशलाइज्ड मटेरियल टू वेरियस इंडस्ट्रियल कंसर्न्स। द कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी 2011। ये फरवरी 2011 में इसने कुछ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो की हैं, जो उसने हमें यहाँ पे बताई हैं। सप्लाई ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग रुपीज़ 3 मिलियन टू ABL लिमिटेड। उसने 3 मिलियन का मटेरियल जो है वो किसको दिया है, ABL को दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कंसिडरेशन इन काइंड का वाहिद सवाल है जिसमें आपको कंसिडरेशन इन काइंड मिल रही है, वाहिद एडजस्टमेंट है।
it has been agreed that ABL would settle the transaction by paying rupees 1.5 million. ABL जो है वो 15 लाख रुपया हमें कैश पे करेगा एंड रिमेनिंग जो सेटलमेंट होगी वो किस तरह से होगी, बाय अलाउइंग SC टू यूज़ देयर इम्पोर्ट कोटा, कि वो हमें अपना इम्पोर्ट कोटा इस्तेमाल करने देंगे, बाकी हम उसका बेनिफिट जो है काउंट कर लेंगे। हालांकि इसकी ओपन मार्केट प्राइस कितनी है, 3.5 मिलियन है। क्या है, 3.5 मिलियन है। तो सवाल है कि वैल्यू सप्लाई क्या होगी। अब कंसिडरेशन इन काइंड जहाँ पे भी आ जाएगा ना, आपको पूरी कहानी सुनाएगा, पूरी राम कथा सुनाएगा, आपने परेशान नहीं होना। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपने एक असूल याद रखना है कि कंसिडरेशन इन काइंड हमेशा मार्केट प्राइस, जिसको ओपन मार्केट प्राइस कहते हैं, वही क्या होगी, वैल्यू सप्लाई। तो ये 15 लाख दिस कुछ भी ऐड नहीं करना, चुप करके क्या करना है आपने, उसको 35 लाख को अपनी वैल्यू सप्लाई जो है वो कंसिडर कर लेना है। ठीक है। उसके बाद है सप्लाई ऑफ मटेरियल टू DM लिमिटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ प्राइस ऑफ रुपीज 6.8 मिलियन। आपने DM लिमिटेड को मटेरियल दिया है कितने का, 6.8 मिलियन का जो है वो आपने मटेरियल दिया है। ड्यू टू पर्टिकुलर रिलेशनशिप गला खराब हुआ मेरा नहीं काटना क्यों है, ये एक मखसूस रिलेशनशिप की वजह से भाईजान होंगे यार। कल हम बात कर रहे थे ना लास्ट तक में भाईजान, तो भाईजान को कितने का डिस्काउंट दिया, 6.8 मिलियन का दिया, मतलब इतने के सामान बेचा। DML हैज़ बीन अलाउड अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 15%, कितना, 15%, एज अगेंस्ट द नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ 8%। आप 8% डिस्काउंट देते हैं, लेकिन इनको कितना दे भाईजान को, डबल दे दिया। तो हमें पता है कि बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक ही अलाउ होगा, तो इसको हम क्या करते हैं भाई, ये 6.8 मिलियन था, ये 15% डिस्काउंट के बाद है, तो किसको शो कर रहा है, 85% को डिवाइड करें, आपको ग्रॉस सेल्स मिल जाएंगे, कितनी बनती हैं, 8 मिलियन। अब नॉर्मल डिस्काउंट कितने, 8% है, तो आप इसका ले लें 92%, क्या आ जाएगा, 7.36 जो है वो क्या होगी, आपकी वैल्यू सप्लाई जो है वो कंसिडर हो रही होगी। इस तरह की एडजस्टमेंट भरी हुई है न्यूमेरिकल्स में। रॉन्ग डिस्काउंट की, देखें डिस्काउंट रॉन्ग था, लेकिन सारा डिसअलाउ नहीं हुआ। जितना एज पर पॉलिसी अलाउ है, हमने वो 8% डिस्काउंट लिया है, जो अलाउ नहीं है वही हमने क्या किया है, डिसअलाउ किया है। फिर सप्लाई ऑफ 20 टन्स ऑफ मटीरियल फॉलिंग अंडर द थर्ड स्केड्यूल to BML at a wholesale price of rupees 138,000 पर टन। रिटेल प्राइस कितनी है, 1.5 लाख। रिटेल आइटम्स का वर्ड जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे कभी भी डिस्काउंट अलाउ नहीं होगा, तो आपकी वैल्यू सप्लाई कितने कंसिडर होगी, 1.5 लाख कंसिडर होगी। ठीक है। अब एक दफ़ा आपके पास बुक्स हैं, वैल्यू सप्लाई को विद इन अ मिनट देख लें, फिर हम आगे चलते हैं। आप म्यूट कर लो, पोज कर, आगे चलते हैं। हम आगे देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। हमें ये तो पता लग गया कि भाई किस वैल्यू के ऊपर हमने अपनी सप्लाई को रिकॉर्ड करना है, ये हमें लग गया पता। कीमत कैसे मुतय्यन होगी वो हमने देख लिया। अगला सवाल क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन सप्लाई रिकॉर्ड करनी है, टाइम क्या होना चाहिए। बिकॉज जब टाइम का मसला आता है तो फॉर एग्जांपल अभी हम बात करते हैं, हम गाड़ी बुक करवाने जाते हैं। अब गाड़ी की बुकिंग आज करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज 1 फरवरी है, आप गाड़ी की बुकिंग जो है वो आज करवा के आते हैं, 10 लाख पे करते हैं। रिमेनिंग पेमेंट आप करते हैं 15 लाख, रिमेनिंग पेमेंट करते हैं 4 मिलियन की 15 लाख को, 15 तारीख को। आपको गाड़ी की इनवॉइस जो है वो इशू हो जाती है 5 तारीख को। ठीक है। शोरूम वाले कॉल करते हैं 15 मार्च को कि गाड़ी आपके शोरूम में आ गई हुई है। आप गाड़ी की डिलीवरी जो है वो जाके लेते हैं 20 तारीख को। इस तरह है, ये तो एक गाड़ी का सीन है ना। तो आप खुद सोचें कि जो आपकी वैसे बिज़नेस में रोज़ की ट्रांजैक्शन हो रही हैं, बड़े बड़े MNCs में ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं, वैसे ही होती हैं। पेमेंट्स जा रही हैं, एडवांस जा रही हैं, ऑर्डर जा रहे हैं,
किस दिन किस टाइम पे सप्लाई रिकॉर्ड करनी है। बुकिंग जब हुई तब, पेमेंट हुई तब, इनवॉइस मिली तब, गाड़ी अवेलेबल हो गई तब, या गाड़ी की जब डिलीवरी ली तब। तो सवाल ये है कि हम कब गाड़ी को रिकॉर्ड करेंगे, कब हमारे टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो रिकॉर्ड होगी। बिकॉज गुड्स अवेलेबल हो जाए या पेमेंट हो जाए, क्या है तो असूल है, रिमेंबर टाइम व्हेन पेमेंट इज़ रिसीव्ड और गुड्स डिलीवर्ड और अवेलेबल। जो इसमें से अर्लियर होगा उस पर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। देखें गुड्स यहाँ पे डिलीवर हो गई 10 बजे, पैसे कब आए हैं 11:30 बजे, तो कितने बजे रिकॉर्ड की जाएगी सप्लाई, 10 बजे रिकॉर्ड की जाएगी। तो असूल देखते हैं, असूल क्या है, असूल आपने देखना है वो क्या है टाइम ऑफ सप्लाई का। ये है नॉर्मल रूल। क्या है नॉर्मल रूल। नॉर्मल रूल में हमने 3 चीज़ें देखनी है। टाइम ऑफ पेमेंट, जिस दिन हमने पेमेंट की, और गुड्स डिलीवर, और गुड्स मेड अवेलेबल। इन तीनों में से जो अर्लियर डेट होगी उसके ऊपर क्या की जाएगी, सप्लाई रिकॉर्ड की जा रही होगी। अब आप देखें इस तारीख पे पेमेंट पूरी हो गई है, गुड्स अवेलेबल यहाँ पे थी, डिलीवर यहाँ पे हुई है। सबसे पहले पेमेंट कौन सा हुआ, तो भाई 15 फरवरी को क्या होगी, ये सप्लाई जो है वो रिकॉर्ड होगी। मतलब जब कंपनी वाले एफबीआर को अपना डाटा भेजेंगे वो कब भेजेंगे, 15 फरवरी को। तो असूल क्या है आपके पास, डेट ऑफ पेमेंट, गुड्स डिलीवर और गुड्स अवेलेबल। जो अर्लियर है उस डेट पे क्या करना है, आपने रिकॉर्ड करना है। और जो एडवांस आप पे करते हैं, इस एडवांस की रिसीट लेते हैं। आप आज एडवांस पे करके आए हैं, एडवांस की रिसीट लेके इतना एडवांस पे किया, बस इनकम टैक्स क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो नॉर्मल रूल क्या है, गुड्स डिलीवर अवेलेबल और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, उस पर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। डन। उसके बाद है अगर आपने हायर परचेज पे गुड्स लिए हैं, इस पे लिए हैं हायर परचेज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हायर परचेज, किस्तों के ऊपर गुड्स लिए हैं। अब जब हम किस्तों के ऊपर गुड्स लेते हैं, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर गुड्स अगर हम ले रहे होते हैं, तो उसका असूल क्या होता है, हम आज जाते हैं एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट करने के बाद हम एडवांस पे करते हैं, एडवांस पे करने के बाद हम इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहते हैं, इंस्टॉलमेंट्स ख़त्म होती हैं, गुड्स हमारे नाम हो जाती हैं। लेकिन जब तक हम इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं गुड्स तो हमारे पास ही रहती हैं। तो ये पूरा एक साइकिल होता है किस्तों का, ऐसा ही है। तो किस टाइम पे सप्लाई रिकॉर्ड होगी, एडवांस के वक्त, किस्तों के वक्त, जब गुड्स हैंड ओवर की उस वक्त, या जब गुड्स की मलकियत ट्रांसफ़र होगी उस वक्त, किस डेट पे हम रिकॉर्ड करेंगे। इसका जवाब है डेट ऑफ एग्रीमेंट। क्या, डेट ऑफ एग्रीमेंट। जिस दिन हमारा एग्रीमेंट हुआ था उस दिन पे हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और थर्ड है अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं, तो जिस दिन सर्विसेज रेंडर्ड होती हैं, जिस दिन हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उस दिन के ऊपर ही हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। डन। उसके बाद है पार्टली पेमेंट्स। क्या, पार्टली पेमेंट्स। पार्टली पेमेंट्स का मतलब क्या है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपने ऑर्डर दिया था 20,000 गुड्स का, 17,000 गुड्स जो हैं वो आपको रिसीव हुई जुलाई के महीने में, 3,000 गुड्स जो हैं वो आपको रिसीव हुई हैं अगस्त के महीने में। क्या, अगस्त के महीने में गुड्स मिलती हैं, आप पेमेंट करते हैं, तो इसका मतलब डेट ऑफ पेमेंट और डिलीवरी डेट सेम है। हम अज्यूम ये करते हैं, अलग नहीं है ना, बिकॉज अगर अलग हो जाए तो अगर हमने सारी 20 की पहले ही पेमेंट कर दी है फिर तो वो आपका 20 पे रिकॉर्ड हो जाएगी। ये पार्टली गुड्स हैं भाई, ऑर्डर दे के थे 20,000 गुड्स का, 17,000 गुड्स जुलाई में मिली, जैसे गुड्स मिली जुलाई में हमने पेमेंट की, डन हो गया। रिमेनिंग गुड्स कब मिली हैं, अगस्त में मिली, हमने क्या कर दी, इनकी पेमेंट कर दी। अब अगर हम इस सिनेरियो की बात करें, इस सिनेरियो की बात करें, अगर अगस्त में भी गुड्स टैक्सेबल है और जुलाई में भी गुड्स टैक्सेबल हैं, तो 17,000 गुड्स मिली, टैक्सेबल थी, रेट लगाया, टैक्स पे कर दिया, कोई मसला हुआ। अगस्त में कितनी थी, 3,000,
टैक्स पे कर दिया कि मसला हुआ। इसका मतलब जुलाई और अगस्त दोनों में मिला के 20,000 टैक्स ही हमने क्या किया है, पे किया है। ऐसे ही है। तो डिपार्टमेंट को तो 20,000 गुड्स के ऊपर ही टैक्स चाहिए था, उनको 20,000 गुड्स के ऊपर ही टैक्स मिला है, तो कोई प्रॉब्लम हुई है? नहीं हुई। लेकिन अगर जुलाई के महीने में गुड्स टैक्सेबल थी, पास हो गया बजट, और अगस्त के महीने में अनाउंस हो गया ये गुड्स एग्जैम्प्ट है। जुलाई के महीने में जब हमने ऑर्डर दे के आए थे, जब हमें 17,000 गुड्स मिली थी तो वो क्या थी, टैक्सेबल थी। महीने बाद गुड्स क्या हो गई, एग्जैम्प्ट। ये भाई डिपार्टमेंट के ऊपर है, गुड्स को कब टैक्सेबल करे, कब एग्जैम्प्ट कर दे। अब देखा जाए जिस महीने गुड्स टैक्सेबल है तो 17,000 गुड्स के ऊपर ही क्या किया होगा, टैक्स पे किया होगा। और जिस महीने एग्जैम्प्ट गुड्स हैं उस पर टैक्स नहीं जाएगा। तो अब टेक्निकली टैक्स कितना जाना चाहिए उनके पास, 17,000। तो 17,000 जब गुड्स का हम टैक्स पे करेंगे वो कम होगा कि ज़्यादा होगा? अगर ये सिनेरियो है तो वो कहता है भाई जिस महीने में गुड्स टैक्सेबल थी ना, तुम सारी की सारी सप्लाई को उस महीने का पार्ट बनाओ। तो बेशक 17,000 गुड्स डिलीवर हुई हैं, लेकिन हम यहाँ पे कितने लेके चलेंगे, 20,000 लेके चलेंगे। कितने लेके चलेंगे, 20,000 लेके चलेंगे। इवन अगर ये वाइस वर्सा हो जाए कि भाई इस महीने में जो है वो गुड्स क्या थी, एग्जैम्प्ट थी, इस महीने में गुड्स क्या हुई है, टैक्सेबल। तो जिस महीने में गुड्स टैक्सेबल होंगी हम सारी की सारी सप्लाई जो है उस महीने में लेके चलेंगे। असूल क्या याद रखना है, जिस महीने में गुड्स टैक्सेबल होंगी हम उसी महीने में क्या करेंगे, उसको कंसिडर करेंगे। साफ सी बात है, गुड्स टैक्सेबल, टैक्स पे गवर्नमेंट का बेनिफिट, तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, बेनिफिट ही चाहिए। तो जिस महीने एग्जाम्पशन विड्रॉ हो जाएगी, जिस महीने गुड्स टैक्सेबल होंगी, हम सारे की सारी सप्लाई जो है उसी महीने क्या कर रहे होंगे, लेकर चल रहे होंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। जिस महीने गुड्स टैक्सेबल होंगी उसी महीने में क्या होगी, सप्लाई रिकॉर्ड होगी। ये असूल याद रखना है आपने। पेपर में वो जो मर्जी घुमाए आपको पार्टली सप्लाइड गुड्स का, आपने घूमना नहीं है, आपने बस इस असूल के ऊपर स्टक रहना है। जिस महीने में गुड्स टैक्सेबल होंगी उसी महीने में हम क्या करेंगे, सप्लाई रिकॉर्ड करेंगे। ये पार्टली गुड्स की डील है, ठीक है। अब इसमें से इस पास पेपर में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आया हुआ है, कहते हैं फॉलोइंग आर द इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन कैरिड आउट बाय डिफरेंट एंटरप्राइजेस in 1st November in the light of revision of sales tax act 2090 and rules made thereunder, identify and discuss, identify करना है and discuss बताना है supply for the time of supply for the chargeability of sales tax in respect of the above transaction, in transaction के बारे में। In November 2022 an agreement for the acquisition of machine और हायर परचेज वन साइड। मैंने वर्ड पढ़ा हायर परचेज का, एग्रीमेंट का वर्ड पढ़ा, अब आगे पढ़ने की जरूरत मुझे नहीं है, बिकॉज जो डेट ऑफ एग्रीमेंट है वही क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई होगा। दिसंबर में मशीन को एक्वायर किया गया, डाउन पेमेंट करके 30 मिलियन की रिमेनिंग किस्तों में पे करें तो करते रहें। हमने कब एग्रीमेंट किया था, नवंबर में, तो नवंबर क्या है इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई जो है कंसिडर होगी। फिर दिसंबर 2022 में एन एडवांस ऑफ ₹12 मिलियन वो रिसीव अगेंस्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बी मेड इन मार्च। डेट ऑफ पेमेंट गुड्स डिलीवर विच एवरेज अर्लियर। पेमेंट कब हुई है, तो हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, 22 दिसंबर में रिकॉर्ड करेंगे। A machine of 38 million was purchased in July but it was put to use in November 2022। भाई आप खरीद के लिए आए हैं तो आप जुलाई में क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। फिर goods of ₹7 million were sold in September 2022 but due to limited storage capacity at buyers premises goods were delivered in 2023। भाई 7 मिलियन की गुड्स आपने सितंबर के बेची हैं, गुड्स सितंबर की अवेलेबल हैं, उसने डिलीवरी कब ली हैं, जनवरी में। तो गुड्स डिलीवर्ड और अवेलेबल विच एवरेज अर्लियर, तो अवेलेबल अर्लियर सितंबर की है तो हम क्या करेंगे, सितंबर में ही इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब इसको 1 मिनट लगा के जल्दी से पढ़ लें बुक से, फिर हम आगे चलते हैं। इसके साथ ही ना एक कनेक्टेड एरिया है, वो है चेंज इन टैक्स रेट का। ये चेंज इन टैक्स रेट को ना आपने अंडरस्टैंड करना है टाइम ऑफ सप्लाई के साथ, इसके साथ टाइम ऑफ सप्लाई के साथ। इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से आज तक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया बट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। यही टाइमलाइंस है कि भाई आपने बुकिंग की, पेमेंट की, इनवाइस मिली, अवेलेबल हुई, डिलीवर हुई। व्हाट इफ़ आप बुकिंग करके आते हैं, टैक्स का रेट था 16%, रिमेनिंग पेमेंट की, टैक्स का रेट हो गया 18%, यहाँ पे भी 18% हो गया। जब शोरूम पे गाड़ी आई तब कितना था, 20% था।
और जब गाड़ी डिलीवर लेने करवाने गए तब रेट कितना था, 20% था। अगर आपका ड्यूरिंग योर साइकिल टैक्स रेट चेंज हो जाए तो सवाल ये है गवर्नमेंट को किसके ऊपर टैक्स पे करना है। अब गवर्नमेंट को क्या हाईएस्ट रेट पे टैक्स पे करना है, लोवेस्ट पे करना है, क्या फ़ैसला है, क्या असूल है, किस तरह से चलेगा, तो वो याद रखना है। अब इसमें ना आपने जो यहाँ पर लिखा हुआ है दो चीज़ें याद रखनी है। एक है असूल अबाउट लोकल रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो हमने इसको देखना है। लोकल का मतलब है पाकिस्तान में टैक्स सर्विस अप्लाई कर रहे हैं। लोकल के केस में आपने रूल याद रखना है, वो क्या है आपका टाइम ऑफ सप्लाई। क्या रूल है, टाइम ऑफ सप्लाई। क्या थी तीन चीज़ें, गुड्स अवेलेबल, नंबर बी गुड्स डिलीवर, और नंबर सी डेट ऑफ पेमेंट। इन तीनों में से जो अर्लियर था उस पे हम क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे। तो चेंज इन टैक्स रेट में असूल जो है वो क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई है। मतलब इन तीनों में से जो टाइम ऑफ सप्लाई है, जिस दिन उस दिन जो रेट होगा उसके ऊपर ही हम क्या करेंगे, इसको लेकर चल रहे होंगे। ऑलराइट, अब उसके बाद हम बात करते हैं इंपोर्ट्स की। इंपोर्ट्स के लिए एक है आपका जनरल रूल। वो क्या है, वो डेट जिस पे आप अपना गुड्स डिक्लेरेशन सबमिट करते हैं कस्टम अथॉरिटीज़ को। क्या असूल है कि जिस दिन आप अपना गुड्स डिक्लेरेशन जो है वो जमा करवाएंगे कस्टम वालों को, उस दिन जो रेट होगा उसके मुताबिक ही क्या करेंगे, आप टैक्स पे कर रहे होंगे। ये लोकल नॉर्मल रूल है। ये क्या है, नॉर्मल रूल है। बिकॉज जब हम गुड्स डिक्लेरेशन जमा करवाते हैं उस दिन हमने वेयर हाउस से क्या लेनी होती है, क्लियरेंस लेनी होती है। आपने गुड्स इंपोर्ट की, गुड्स आ गई हुई हैं, अब आप गुड्स लेने जा रहे हैं, आप जाएंगे कस्टम के पास, जीडी दिया, उन्होंने कहा ठीक है जी आपका सामान आ गया है, आप उस दिन जो रेट होगा आप टैक्स पे करेंगे, वही क्या होगा आपके लिए चल रहा होगा। ठीक है, लेकिन फिर इस रूल की आगे दो एक्सेप्शंस हैं। इस नॉर्मल रूल की दो एक्सेप्शंस हैं। क्या, नंबर वन कि अगर आपने अपना गुड्स डिक्लेरेशन एडवांस में जमा करवा दिया, अभी गुड्स आपकी आई ही नहीं है, आपने एडवांस में ही अपना गुड्स डिक्लेरेशन जो है वो क्या करवा दिया हुआ है, सबमिट करवा दिया हुआ है। क्या करवा दिया हुआ है, सबमिट जो है वो एडवांस में करवा दिया। चाइना से अभी शिपमेंट निकली ही है, मैंने गुड्स डिक्लेरेशन जमा करवा दिया, शिपमेंट आई है 2 हफ्ते के बाद, मैंने तो कब जमा करवाया हुआ है, पहले, अब आई है बाद में। अब जब मैं डिलीवरी लेने जाऊंगा, जो डेट ऑफ मैनिफेस्ट होगा, मैनिफेस्ट कहते हैं शिपिंग डॉक्यूमेंट को, लिखा होता है कि भाई ये आपकी कंटेनर है, ये शिप है, यहाँ डॉक पे आई हुई है। वो जो शिपिंग डॉक्यूमेंट है, जिस दिन डेट ऑफ मैनिफेस्ट होगी उस दिन का जो रेट होगा उस पर हम क्या करेंगे, टैक्स जो है वो पे कर रहे होंगे। और सेकंड, गुड्स आ गई, पड़ी हुई है वेयर हाउस में, और हमने अगर वेयर हाउस में गुड्स आने के बाद 7 डेज़ के अंदर क्लियर नहीं करवाई, तो 7 दिन के बाद जब हम गुड्स लेने जाएंगे, जो रेट अप्लाई होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। तो कुल मिला के अब जिसमें बातें हैं वो हमारे पास 4 हैं। लोकल का रूल क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई। जब हम टाइम ऑफ सप्लाई को देखेंगे, 3 बातें, गुड्स अवेलेबल, गुड्स डिलीवर और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। उस दिन जो रेट होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टैक्स पे कर देंगे। फिर इंपोर्ट्स, नॉर्मल रूल क्या है, जिस डेट पे गुड्स डिक्लेरेशन सबमिट होगा उस दिन जो रेट होगा उस पे हम क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। इसकी एक्सेप्शन है कि अगर गुड्स डिक्लेरेशन एडवांस में जमा हो गया तो जो डेट ऑफ मैनिफेस्ट है उस दिन जो रेट होगा वो लग जाएगा। और अगर आपने गुड्स डिक्लेरेशन, आपने गुड्स आ गई हैं, वेयर हाउस से क्लियरेंस नहीं करवाई, तो आफ्टर 7 डेज जो रेट लगेगा उस पर हम क्या करेंगे, रेट चार्ज कर रहे होंगे। तो ये 4 बातें जो हैं वो क्या रखनी है, आपने याद रखनी है। यू डोंट नीड टू क्रैम दिस, इसे रट्टा नहीं मारना, ये 4 बातें अभी मैं बताइए आपको, बस ये याद कर लो। अगर सिनेरियो पे सवाल आया निकल लेंगे। 4 बातें कौन सी हैं, लोकल केस पे टाइम ऑफ सप्लाई, इंपोर्ट्स में
गुड्स डिक्लेरेशन, इसके फिर आगे एक्सेप्शन है, अगर डिक्लेरेशन एडवांस में है डेट ऑफ मैनिफेस्ट, और अगर वेयर हाउस से क्लियरेंस नहीं ली तो 7 डेज के बाद जो रेट अप्लाई होगा उस पर हम क्या करेंगे, इसको चार्ज कर रहे होंगे। सिर्फ ये 4 बातें आपने याद रखनी है। गॉट इट? जैसे ये एग्जाम्पल है कि रूल जो है वो क्या है कि आपने जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई होगी उस दिन हम क्या करेंगे, रेट चार्ज कर रहे होंगे। कहते हैं पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर सेल मशीनरी टू अ रिटेलर ऑन मार्च 10, 2025। एक पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर ने मशीन बेची है 10 मार्च 2025 को विद डिलीवरी एंड पेमेंट मेड ऑन सेम डेट। उसी दिन डिलीवरी भी हो गई है, पेमेंट भी हो गई है। एज ऑफ दिस डेट द टैक्स रेट इज 17%। रेट क्या था, 17% था, और मार्च 20 को कितना हो गया, 18%। अब क्योंकि 10 मार्च को सप्लाई हो चुकी हुई है एज पर टाइम ऑफ सप्लाई, कब रिकॉर्ड हुई है, 10 को, तो हम 10 तारीख को ही क्या करेंगे, टैक्स चार्ज करेंगे। जो उसका रेट होगा बाद में रेट चेंज होगा वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होगा। जैसे इंपोर्ट पे है, इंपोर्ट का रूल क्या है, जब गुड्स डिक्लेरेशन जमा करवाएंगे इंपोर्टर ने गुड्स जमा करवाया मेडिकल इक्विपमेंट का 8 तारीख को, टैक्स रेट कितना 10% था, शिपमेंट अराइव हो गई और क्लियरेंस से आपने कर ली क्लियर 12 अप्रैल को। देखें आने के बाद भी 7 डेज की क्लियरेंस हो रही है, 8 को आई है, आपने कब क्लियर कर ली है, 12 को। अगर ये 7 डेज के बाद क्लियर होती तो 7 डेज के बाद जो रेट लग रहा होता हम उसके मुताबिक चार्ज करते। 8 को गुड्स आई है, हमने उस दिन जीडी जमा कराया, 12 को गुड्स हमने क्या कर लिए हैं, क्लियर कर लिए हैं। अब 8 तारीख को रेट क्या है, 10% था, तो हम क्या करेंगे, 10% के हिसाब से टैक्स लगाएंगे। अगर बाद में रेट चेंज हो भी गया कोई मैटर नहीं है, लेकिन अगर गुड 8 को आई है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 के बाद जाता मैं करवाने के लिए क्लियर, तो उस दिन जो रेट होता मैं उसके मुताबिक पे करता, बेशक मैंने जीडी जमा क्यों नहीं करवा दिया हो। और आखिरी है कि अगर मैंने एडवांस में जमा कर डिक्लेरेशन कि यकम मई को मैंने अभी गुड्स मेरी आई नहीं है, मैंने जीडी जमा करवा दी है, गुड्स मेरी आई है 8 मई को, तो 8 मई को जो रेट अप्लाई होगा उसके मुताबिक क्या किया जाएगा, टैक्स पे किया जा रहा होगा। एग्जाम्पल कंप्रीहेंसिव है आपको समझाने के लिए, आई गेस पूरा सिनेरियो जो है वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है।